डिबेट के नंबर 1 शो दंगल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। दक्षिण के द्वार को मजबूती देने में भारतीय जनता पार्टी लगातार लगी हुई है। यहां पर कितनी मिलेगी कामयाबी, इसी मुद्दे को लेकर शाम 5 बजे दंगल में बड़ी चर्चा होगी। लेकिन शुरुआत बड़ी खबर के साथ करने वाले हैं। राजधानी दिल्ली से यह बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आम आदमी पार्टी को एक के बाद एक लगातार कई झटके लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। बड़ी खबर आपको दे दें, दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार के मंत्री राजकुमार आनंद ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। राजकुमार ने आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता छोड़ दी है। आनंद दिल्ली सरकार में अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के मंत्री थे। राजकुमार आनंद ने कहा है कि पार्टी के भ्रष्टाचार को लेकर जो नीति है उससे वो कतई सहमत नहीं है, इसीलिए इस्तीफा दे रहे हैं। राजकुमार आनंद ने पार्टी में दलितों का सम्मान नहीं होने का आरोप भी आम आदमी पार्टी पर मढ़ दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की दे रहे हैं, राजकुमार आनंद का आपसे मोहभंग हुआ, इस्तीफा दे दिया, कई तरह के आरोप भी लगा दे रहे हैं। एक तो चुनावी वक्त है, आपको बताते चले राजकुमार आनंद जिन पर ईडी का छापा भी पड़ा था, फिलहाल उन्होंने कहा है मैं कहीं जा नहीं रहा हूं, मेरा आम आदमी पार्टी से मोह भंग हुआ है, इसीलिए सिर्फ पार्टी छोड़ रहा हूं। पार्टी के सभी पदों से उन्होंने अपना इस्तीफा भेज दिया है। यानी कि आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को एक के बाद एक कई बड़े बड़े झटके राजधानी दिल्ली में लगते हुए नजर आ रहे हैं। पंजाब में भी आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के सांसद की ओर से आपसे इस्तीफा दे दिया गया था, वहां पर बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। लेकिन क्या कुछ कहा है आपके पूर्व मंत्री जिन्होंने इस्तीफा दिया है, आम आदमी पार्टी छोड़ दी है, सुनते हैं। मैं दिल्ली सरकार में मंत्री हूं, मेरे पास 7 पोर्टफोलियो हैं, लेकिन आज मैं बहुत व्यथित हूं, इसलिए आप लोगों को मैं अपना दुख साझा करने आया हूं। मैं राजनीति में जब आया था, जब अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि राजनीति बदलेगी तो देश बदलेगा, लेकिन आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि राजनीति तो नहीं बदली, लेकिन राजनेता बदल गए। आम आदमी पार्टी का जन्म ही भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से हुआ था, लेकिन आज ये पार्टी खुद भ्रष्टाचार के दलदल में फंस चुकी है। मेरे लिए मंत्री पद पर रहकर इस सरकार में काम करना असहज हो गया है। मैं अब इस पार्टी, इस सरकार और अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूं, क्योंकि मैं इन भ्रष्ट आचरणों में अपना नाम नहीं जुड़वाना चाहता। मैं नहीं समझता कि हमारे पास शासन करने की कोई नैतिक ताकत बच गई है। दिल्ली सरकार के मंत्री का यह इस्तीफा है। यकीनन बीजेपी अब इसको लेकर आक्रामक तरीके से आम आदमी पार्टी को घेरेगी। तो आपकी ओर से संजय सिंह राज्यसभा के सांसद सामने आए, उन्होंने कहा कार्यकर्ताओं के लिए मुश्किल की घड़ी है, ये परीक्षा है, लेकिन उससे हम पार पाएंगे। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर डिबेट में हम बहस करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले हमारे साथ 2 सहयोगी राम किंकर और साथ ही मुनीष पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुनीष, अब जब ईडी का छापा पड़ा था मंत्री जी के ऊपर, तो जोड़कर ये देखा जाएगा, आम आदमी पार्टी की ओर से आरोप लगाया जाएगा कि डर गए, इस वजह से आपकी सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया। लेकिन वो मामला क्या था, इसके बारे में बताइए, और अब किस तरह की कार्रवाई आगे हुई थी और क्या बीजेपी में जा सकते हैं, क्या जानकारी इस बाबत मिल रही है? मुनीष जी बिल्कुल चित्रा, इस इस्तीफे को लेकर राजनीति तो जरूर होगी। जहां तक ईडी की कार्रवाई की बात है, पिछले साल नवंबर के 2 तारीख को ईडी ने 13 ठिकानों पर छापेमारी की थी। दिल्ली, एनसीआर, उसके अलावा कोलकाता और कई और जगह थी जहां पर छापेमारी हुई थी। इनके ऊपर आरोप सीधे तौर पे ईडी ने यह लगाया हुआ था कि 7 करोड़ रुपए चीन तक गए हुए थे हवाला के जरिए, और 7 करोड़ रुपए की जो इंपोर्ट ड्यूटी होती थी वो उन्होंने पे नहीं की थी। छापेमारी के दौरान 74 लाख रुपए कैश भी ईडी को मिले हुए थे, लेकिन ईडी इस मामले में जांच कर रही थी। उन्होंने पूछताछ के लिए भी लोगों को बुलाया हुआ था, उसमें लोगों के बयान भी दर्ज हुए हैं, और ईडी का कुल मिला के ये कहना है कि कार्रवाई जिस तरह से चल रही थी वो आगे भी चलती रहेगी। चित्रा, सीधे मुनीष ने जो जानकारी दी है उसी को आगे बढ़ाते हुए राम किंकर आपके पास आते हुए, अब आम आदमी पार्टी के लिए यहां पर एक के बाद एक कई झटके लग रहे हैं। इस्तीफा देते वक्त तमाम वजह गिनाई, उन्होंने कहा करप्शन के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी का जो स्टैंड है मैं उससे सहमत नहीं हूं, लेकिन असल वजह क्या समझ में आ रही है मुनीष? चित्रा, देखिए, ये अगर ये सवाल आप मुझसे कर रही हैं तो राम खास तौर किंकर पर आपके आपको पास बता आते दूं हुए, कि जब राम किंकर साफ इस तौर सवाल पर का ये जवाब पूछा आपसे, गया इस सवाल का जवाब उनसे आपसे क्या समझ में आ रहा है?
चित्रा, बिल्कुल मैं ये कह रहा था कि जिस तरह से जब उनसे सवाल किया गया कि आखिरकार जो है आप पार्टी क्यों छोड़ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि आज मैं हल्का महसूस कर रहा हूं। मैं तो एक व्यापारी था और जब अन्ना आंदोलन से मैं जुड़ा था, रामलीला मैदान में रैली हुई थी, भ्रष्टाचार के खिलाफ रैली हुई थी, तब मैंने एनजीओ खोला और एनजीओ के बाद आम आदमी पार्टी से जुड़ा, एमएलए बना और आज यहाँ तक हूँ कि मैं समाज कल्याण में मंत्री हूँ। लेकिन आज उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से राजनेता जो बदलने आए थे आज खुद वही बदल गए, तो इससे मैं बड़ा व्यथित हूँ और उन्होंने कहा मैं हल्का महसूस कर रहा हूँ, इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ। उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर की वो लाइन याद दिलाई और ये कहा पे बैक टू सोसाइटी। मैं तो सोसाइटी को देने के लिए आया था, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से आरोप लगा कि भ्रष्टाचार के दलदल में पार्टी फंस गई है, तो व्यथित होकर के उन्होंने ये फैसला और ये कदम उठाया है और साफ तौर पर कहा है, लेकिन ये कहा है कि मैं कभी कहीं कोई ऑफर नहीं मिला है, कहीं कुछ ज्वाइन करने नहीं जा रहा हूँ। तो साफ तौर पर ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं दबाव हो सकता है, लेकिन सियासी तौर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री राज्यसभा के सांसद आम आदमी पार्टी की ओर से इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हम सीधे रुक करेंगे। रिपोर्ट कार्ड देने का समय है, बस रोक दो। और जो ये भ्रष्टाचार का रिपोर्ट कार्ड मांग रहे थे जिस दिन ईडी का छापा पड़ा था राजकुमार आनंद पे। तो और बाकी क्योंकि सरकार के वरिष्ठ मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज जी, इनको बीच बीच में जब मैं उस वक्त जेल में होता था तो जेल में टीवी जो चलती थी समाचार देखता था, बहुत सारी सच्चाई का खुलासा पहले भी ये कर चुके हैं। मैं चाहूंगा आपके सामने विस्तार से अपनी बात रखेंगे। संजय जी ने जैसा कहा, आज पार्टी के लिए वो क्षण है जिसमें कहा जाता है कि हमने कहा था, हमने बताया था, बार बार बताया था, अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने के पीछे पार्टी को तोड़ना और दिल्ली और पंजाब की सरकारों को गिराना ये मंशा है। और ये बार बार अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे। बहुत सारे साथियों को लगेगा कि हमें राजकुमार भाई से आज बहुत नफरत है, हम उनको धोखेबाज कहेंगे, हम उनको बेईमान कहेंगे, हम उनको ऐसा कुछ नहीं कहेंगे। मैं मानता हूं एक परिवार चलाने वाला आदमी, बच्चे हैं, परिवार है, इज्जत है, रिश्तेदार हैं, ऐसे में ईडी पकड़ के ले जाएगी, तिहाड़ में सालों सड़ाया जाएगा, ये सुन के वो डर गए। हर आदमी संजय सिंह नहीं है, मुझे लगता है कि वो डर गए। कई बार पार्टी कुलीग से ये बात कह रहे थे कि जैसे ही थोड़ा एक्टिव होता हूं फोन आ जाता है। अब आम आदमी पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि ईडी की छापेमारी से वो डर गए थे और जिस तरह की कार्रवाई लगातार बीजेपी की ओर से की जा रही है, तमाम आरोप यहां पर संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर मरते हुए आपको दिखाई दे रहे थे। लेकिन अब लौटते हैं आज के अपने मुद्दे पर। आपको बता दें, दक्षिण के द्वार में अपनी मजबूती के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार पैर पसारने की कोशिश में लगी हुई है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण के दौरे पर बने हुए हैं। सबसे ज्यादा उम्मीदें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और साथ ही केरल से उनकी ओर से की जा रही है। हालांकि 2019 के रिजल्ट को अगर हम देखें, जिस आंध्र प्रदेश की सीटों पर बीजेपी अपना दांव लगा रही है, इस वक्त आंध्र प्रदेश के ही तिरुपति लोकसभा सीट पर मेरी मौजूदगी है। आपको बताते चले कि यहां पर भी वाईएसआरसीपी कड़ी और बड़ी टक्कर देने को तैयार है। तो वहीं दूसरी तरफ केरल की बात करें तो केरल की 20 सीटों को लेकर जोर आजमाइश है, जबकि केरल के अलावा तमिलनाडु की 39 सीटों की बात करें तो बीजेपी का खाता भी नहीं खुला था। लेकिन पीएम मोदी के दौरे के बाद भारतीय जनता पार्टी पूरी उम्मीद कर रही है कि इस बार वहां पर चमत्कार होने जा रहा है। क्या बीजेपी वास्तव में दक्षिण भारत में दिखाएगी अपना दम? 400 पार का ये जो नारा भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए के तमाम घटक दलों के लिए देकर रखा हुआ है, क्या इसमें मिलेगी कामयाबी? दक्षिण के द्वार को और ज्यादा मजबूती देने में बीजेपी हो पाएगी कामयाब? क्योंकि 131 लोकसभा सीटों वाले दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी पिछली बार सिर्फ 29 सीटों पर ही जीत हासिल कर पाई थी। 28 सीटों पर आपको बताते चले कांग्रेस को जीत मिली थी, जबकि 74 सीटों पर क्षेत्रीय पार्टियों का वर्चस्व रहा था। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर आज के दंगल में बड़ी चर्चा होगी, लेकिन उसके पहले हमारी रिपोर्ट देखिए। और पीएम मोदी धुआंधार दक्षिण भारत के दौरे कर रहे हैं। वेल्लोर से चेन्नई तक और चेन्नई से कोयम्बटूर तक पीएम मोदी की रैलियों में हजार लोग उमड़ रहे हैं।
एक तरफ पीएम मोदी के रोड शो में उमड़ी भीड़ के अंदर बीजेपी के समर्थकों के बीच धर्म, संस्कृति और सनातन की छाप नजर आ रही है, तो रैलियों में बीजेपी के समर्थकों का जोश। दक्षिण भारत में तमिलनाडु ऐसा सूबा है जहां पहले चरण में सभी 39 सीटों पर मतदान होने वाला है और पीएम मोदी ने सबसे ज्यादा जोर भी तमिलनाडु में ही लगा रखा है। मोदी कहते हैं कि नतीजे चौंकाने वाले होंगे। पूरे तमिलनाडु में बीजेपी ही छाई हुई है। हर कोई कह रहा है डीएमके की विदाई बीजेपी और एनडीए के द्वारा ही होगी। दरअसल दशकों तक स्थानीय नेतृत्व के करिश्मे की किल्लत झेल रही बीजेपी को इस बार अन्नामलाई की शक्ल में एक जुझारू नौजवान जमीनी पकड़ वाला नेता मिल गया है। पीएम मोदी को भरोसा है कि तमिलनाडु में बीजेपी की बुनियाद पर पूरे दक्षिण भारत में कमल खिलेगा। आज पूरा तमिलनाडु कह रहा है एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार। दक्षिण भारत में बीजेपी को सबसे ज्यादा उम्मीद इस बार तमिलनाडु से ही है, क्योंकि यहाँ बीजेपी के लिए अभी तक कामयाबी के दरवाजे नहीं खुले हैं। ऐसे में सियासी दुश्मन पर हमले के लिए पीएम मोदी एक तरफ परिवारवाद, भ्रष्टाचार, आदिवासी, दलित, पिछड़ा से लेकर राम मंदिर, सनातन और राष्ट्रवाद जैसे मुद्दों पर विपक्ष को घेर रहे हैं। दूसरी तरफ तमिलनाडु में पानी से लेकर मछुआरों तक की स्थानीय समस्याओं को लेकर भी डीएमके पर वार कर रहे हैं। एक हफ्ते पहले हमने कच्चा तीवू का मुद्दा उठाया। सरकारी दस्तावेजों से ये बात खुली कि कैसे कांग्रेस और डीएमके ने मिलकर तमिलनाडु का एक हिस्सा दूसरे देश को दे दिया। भारत की संप्रभुता से हुए इस खिलवाड़ की कीमत हमारे गरीब मछुआरे चुकाते रहे हैं। वहां के उस द्वीप पे कोई रहता है क्या? ये बेकार बातें करते हैं मोदी जी, बिना सिर पैर की। दक्षिण भारत में बीजेपी के जोर लगाने के पीछे बड़ा कारण ये है कि तमिलनाडु में 39 सीटें बीजेपी शून्य, आंध्र प्रदेश में 25 सीटें बीजेपी शून्य, केरल में 20 सीटें बीजेपी शून्य और मिशन 400 का है। ऐसे में बीजेपी के पास दक्षिण में दम लगाने के अलावा विकल्प नहीं बचता। यही वजह है कि बीजेपी ने पूरा खाका खींच रखा है। तमिलनाडु में बीजेपी का सबसे कठिन इम्तिहान है, क्योंकि 2014 में जहां बीजेपी को तमिलनाडु में 6% वोट और 1 सीट मिली थी, वहीं 2019 में एक भी सीट नहीं मिली और वोट फीसदी भी घटकर 4% रह गया था। वहां के अन्नामलाई की 10,000 किलोमीटर की यात्रा और घर घर तक मेरी माटी मेरे लोग का नारा पहुंचाने के बाद बड़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं। तेलंगाना में बीजेपी ने 2014 में सिर्फ 1 सीट और 10% वोट पाए थे। वहां 5 साल बाद 2019 में 4 सीट और 20% वोट तक पहुंच गई और 2014 में तेलंगाना की 17 में से 11 सीटें पाने वाली टीआरएस 2019 में 9 सीटों पर सिमट गई। आंध्र की बात की जाए तो 2019 में आंध्र प्रदेश में बीजेपी के पास 0 सीट और 1% वोट था। कांग्रेस के पास 0 सीट और 2% वोट थे। वहीं सर कांग्रेस के पास 22 सीटें और 50% वोट थे, तो टीडीपी के पास 3 सीटें और 40% वोट थे। लेकिन इस तस्वीर को इस बार बीजेपी अकेले दम पर उलट देने का दावा कर रही है। आज तक ब्यूरो। भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी इस बात को अच्छी तरह से जानती है कि अगर 400 पार के आंकड़े को वास्तव में साकार करना है तो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक हर जगह उसकी मौजूदगी होनी चाहिए। ऐसे में अपनी उपस्थिति को और ज्यादा स्ट्रांग करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। उनको उम्मीद है कि उत्तर भारत में राम की लहर चल रही है तो उसका पूरा असर दक्षिण भारत में भी देखने को मिलेगा। लेकिन क्या ऐसा संभव हो पाएगा? क्योंकि केरल की वायनाड सीट से राहुल गांधी चुनावी मैदान में है। पिछली बार केरला की 20 में से आपको बताते चले 15 सीटें
कांग्रेस पार्टी ने जीतकर वहां पर एक नया रिकॉर्ड बनाया था। तो ऐसे में आगे क्या होगा, कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर चर्चा करने वाले हैं। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। शाजिया इल्मी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। वारिस पठान जी, स्पोक्स पर्सन AIMIM के हमारे साथ हैं। कृषांक माने जी, स्पोक्स पर्सन BRS के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही JDS के नेशनल स्पोक्स पर्सन मनीष कुमार मौजूद हैं। प्रोफेसर ज्योत्सना जो कि TDP के स्पोक्स पर्सन है, आप भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। और DMK को सपोर्ट करने वाले पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हमारे साथ डॉक्टर P पुल्लाराव जी मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शाजिया जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए, अब दक्षिण में मजबूती देने में बीजेपी तो लगातार लगी हुई है, लेकिन 2019-2014 के आंकड़े तो आपके लिए कुछ बहुत अच्छा इशारा नहीं कर रहे हैं। क्या इस बार अलग होने जा रहा है चुनाव में, जिसके कारण बीजेपी उम्मीद कर रही है कि यहां शानदार प्रदर्शन करते हुए तमाम रिकॉर्ड तोड़ेगी भारतीय जनता पार्टी? चित्रा जी, आपको भी, आपके दर्शकों को भी और आपके जितने भी पैनलिस्ट मौजूद हैं, मेरी तरफ से नमस्कार भी और आदाब अर्ज भी। और मैं ये कहना चाहूंगी कि आप देखेंगे वाकई में दक्षिण में चमत्कार होते हुए लगातार, अगर आप ग्राफ देखेंगे भारतीय जनता पार्टी का, तो वो लगातार बढ़ता रहा है। और आप देखेंगे इस बार अगर हम 5 प्रदेशों को देखें और पुडुचेरी और लक्षद्वीप को भी देखें, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि वाकई में एक मिरेकल से कम नहीं होने वाला है। और मैं बताती हूँ, आपने अभी भी जिक्र किया और मैं देख रही थी, अन्नामलाई जी जिस तरह से अपनी बात को रख रहे हैं और जिस तरह से उनका सेंटिमेंट धरातल से जुड़ा हुआ है, आप देखेंगे दोनों जो द्रविड़ पार्टियां हैं उनमें आप देखेंगे माना जाए कि करीब 40% वो बंधा हुआ वोट है, 60% है जो कि स्विंग वोट माना जाता है, और हम 20% वोट, कम से कम वोट शेयर हम उम्मीद कर रहे हैं उसको हासिल करने की। केरल में आप देखेंगे कि खाता खुलेगा और बहुत अच्छी तरह से खुलेगा। आप देखिए आंध्र प्रदेश में कितनी अच्छी स्थिति में है, और मैं आपसे बता रही हूं कि वहां पे एक पूरा स्वीप आप देखेंगे, क्लीन स्वीप। कर्नाटक की बात करते हैं, कर्नाटक में आप देखिएगा 28 में से 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में आएंगी। तो मुझे लगता है सिर्फ राम मंदिर का मामला नहीं है, बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं, और मैं हर एक स्टेट में भी जा सकती हूँ, और चाहे वो विशाखापट्टनम का स्टील प्लांट हो, या फिर हम तमिलनाडु की बात करें वहां पे क्या हो रहा हो, या हम बात करें किस तरह से वीवर्स को लेकर तमिलनाडु में किस तरह से उनके साथ अत्याचार लगातार रहा है और पावर टैरिफ बढ़ रहा है, या फिर DMK ने जिस तरह से एंटी सनातन जो उनका रुख है, सनातन विरोधी ही नहीं, सनातन के प्रति नफरत वाला उनका जो बयान आया है, एक बार नहीं कई बार, तो आप देखेंगे बहुत ही अद्भुत चीजें होते हुए। और इस बार जो नजारा होगा दक्षिण भारत का बहुत ही मुख्तलिफ और अलग आपको दिखाई देगा। क्या अलग अलहदा मुख्तलिफ नजारा होगा इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के लिए? दक्षिण भारत का ये बड़ा सवाल है। लेकिन वारिस पठान जी, सीधे आपके पास आते हुए, अब जो भी इतनी ज्यादा मेहनत करेगा, पूरी ताकत झोंकेगा, रणनीति बनाएगा, युवा चेहरों को मैदान में उतारेगा, तो फिर उसके लिए स्थिति तो बेहतर होती हुई चली जाएगी ना। वारिस पठान जी, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं, अपने कामकाज गिना रहे हैं, तो उसका असर क्या नहीं पड़ेगा चुनाव में? बिल्कुल आपने सही कहा कि जो भी मेहनत करेगा, जो भी पब्लिक के बीच में रहेगा, जो भी पब्लिक के काम करेगा, तो उसकी स्थिति तो मजबूत होनी ही चाहिए और होती भी है। यही तो हम कह रहे हैं कि हमारा भी काम यही है, हम भी लड़ रहे हैं तेलंगाना के अंदर असद ओवैसी साहब चुनाव वहां से, तो उनकी भी स्थिति मजबूत है। मैं तो बोलूंगा आपके चैनल से भी क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है असद ओवैसी के टक्कर में तेलंगाना के अंदर, मगर देखा जा रहा है कि एक को प्रमोशन किया जा रहा है, काफी इंटरव्यू चलाए जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको साफ बता दूं, काम की बुनियाद के ऊपर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस मर्तबा भी तेलंगाना में ही नहीं, जहां जहां हमारे उम्मीदवार खड़े हिंदुस्तान में, वहां जीतेगी। देखिए हम तेलंगाना से लड़ रहे हैं चित्रा जी, हम एक सीट अभी तक औरंगाबाद से डिक्लेयर किए, वहां से लड़ रहे हैं, एक सीट किशनगंज से डिक्लेयर किए, वहां से हम लड़ रहे हैं। फिलहाल 3 सीट के ऊपर हम मजबूती के साथ खड़े लड़ रहे हैं। आने वाले दिनों में और भी सीटें डिक्लेयर होगी। जिस तरह हमने यूपी के अंदर एक गठबंधन का हिस्सा बन गए, फोर्ट हमने बना दिया PDM, पिछड़ा दलित मुसलमान, क्योंकि जरूरत है एम का आना। अब तक इतने सालों से जो सेक्युलरिज्म के नाम पे वोट लेते आए, MY फॉर्मूला बताते हुए, उन्होंने तो साफ कह दिया कि एम का मतलब मुसलमान नहीं है, हमारी नजर में एम का मतलब महिलाएं है और यादव है, तो मुसलमान को तो वहां भी खारिज कर दिया। अब मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट तो होना चाहिए, और हमारी पार्टी मानती है कि हमको भी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए इसमें। अब ये सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टी, आज तो कोई नेता दिख नहीं रहा है आपके चैनल पर, नहीं तो मैं उसको सवाल करता, बताइए मुझे कितने मुसलमानों को इस चुनाव में इन्होंने टिकट दे दिया है?
अरे हसन साहब का टिकट काट दिया समाजवादी पार्टी ने, जहां मुस्लिम बहुबली एरिया है वहां पे उन्होंने टिकट काट दिए। महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र मुंबई जहां मैं बैठा हूं बात कर रहा हूं आपसे चित्रा जी, मुझे बताइए इतने सारी 48 सीटें हैं महाविकास आघाड़ी के खाते में, एक भी मुसलमान को अब तक इन्होंने टिकट क्यों नहीं दिया? देने की मंशा भी नहीं है। तो हम तो यही बोल रहे हैं चित्रा जी कि हम चाहते हैं कि लोगों का पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हो। भी आप बोलेंगे आप सिर्फ मुसलमानों की बात करते हो, नहीं, हम पिछड़ा दलित मुसलमान सबकी बात कर रहे हैं, हम हमारे दलित भाइयों की बात कर रहे हैं, क्रिश्चियन भाइयों की बात कर रहे हैं, सबकी बात कर रहे हैं। और यकीन मानिए इस मर्तबा जो देश की जनता है चुनाव में जब वोट डालने जाएगी तो वो यकीनन उस पार्टी को, उस कैंडिडेट को वोट देगी जो उनके साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़ा रहता है और उनके काम करने में विश्वास रखता है और काम करता है। और हमारा वर्क इज अवर आइडेंटिटी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सिंपल सरल सादर सा फॉर्मूला है। और 2019 में यहाँ की 39 सीटों में से डीएमके प्लस यानी कि गठबंधन ने 38 सीटों पर विजय हासिल की थी। लेकिन ये बात भी सच है कि करुणानिधि जी के निधन के बाद चुनाव हुए और उसके बाद एक सहानुभूति का फैक्टर भी उसमें यकीनन तौर पर जुड़ा। लेकिन मौजूदा वक्त में जितनी मेहनत की जा रही है इस वक्त, और जैसा कि अपने युवा चेहरे का जिक्र भी शाह इल्मी की ओर से की जा रही थी, पीएम मोदी की ये मेहनत, उनका करिश्मा उत्तर भारत में हम सब ने रिजल्ट 2019 में देखा था, दक्षिण भारत में क्या डीएमके के लिए मुश्किलें पैदा करने जा रहा है? बात करना चाहिए चित्रा जी। पुलराव साहब आवाज आ रही है क्या मेरी आपको? ऐसा है, दक्षिण में सिर्फ कर्नाटक का वहाँ है बीजेपी का 20 साल से स्ट्रेंथ है। कितना सीट आ जाएगा अभी? 28 आ जाएगा, 20 आ जाएगा, अभी नहीं बता सकते हैं। लेकिन कांग्रेस थोड़ा स्ट्रेंथ आ रही है वहाँ। ये लेसन सारा लास्ट इलेक्शंस में क्या क्या वीकनेस है सारा सेट राइट किया था। सो इलेक्शंस में इतना अच्छा रिजल्ट शाजिया जी बोला इतना नहीं आते हैं, कर्नाटक में थोड़ा कम आते। आंध्र प्रदेश में एक अलायंस है, यस अलायंस के बेनिफिट आते हैं। बीजेपी को 0 सीट से 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, जरूर अच्छा ग्राउंड। लेकिन तेलंगाना में स्थिति इंप्रूव नहीं किया क्यों? कांग्रेस पार्टी पूरा आगे है। अभी नया गवर्नमेंट है, 3-4 महीने में इलेक्शन के बारे में टारगेट करके काम कर रहे हैं, ये गारंटी वो कर रहे हैं। सो अभी बीजेपी का लास्ट टाइम 4 सीट आया, 4 सीट इस समय आ जाएगा, भाई बड़ा आश्चर्य हो जाएगा। परिस्थिति ऐसा है वहाँ। अभी तमिलनाडु आ जाएगी। यस नरेंद्र मोदी पॉपुलर है, पॉपुलैरिटी उनका इंक्रीज हो गया, लेकिन 4% वोट से 15% हो सकते हैं, 16 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, लेकिन एक एमपी सीट आने के लिए आपका 35% चाहिए। वो स्थिति अभी तक नहीं आया। कभी वाजपेयी का गवर्नमेंट 2004 में डिफीट हो जाएगा, उस समय से 2019 तक बीजेपी इनएक्टिव है तमिलनाडु में। अभी एक्टिविटी है लेकिन वो थ्रेशोल्ड 30% क्रॉस करने के लिए नहीं किया। और कोई रीजन है अन्ना डीएमके से उनका कोई अलायंस नहीं है। वो मेरे बड़ा आश्चर्य की बात है। अन्ना डीएमके और बीजेपी अलायंस है, उनको 4 सीट 5 सीट कुछ सीट आते हैं। केरला में यस बीजेपी छोटा सा हस्तक्षेप करना चाहूंगी, लेकिन अम्मा के नहीं रहने के बाद वहां पर एआईएडीएमके भी तो कमजोर हुई है ना। माना जा रहा है कि वो जो वोट है जो डीएमके से नाराज है और एआईएडीएमके के कमजोर होने की स्थिति में वो भारतीय जनता पार्टी को स्वभावतः वोट कर सकता है। और तमिलनाडु की सियासत में हमने ये भी देखा है, बीजेपी ने बड़े युवा चेहरों को, मैं चेन्नई में थी 2 दिन पहले, वहां पर मैंने देखा उनके जो चेन्नई सेंट्रल से कैंडिडेट एकदम युवा चेहरों को चुनावी मैदान में उतारा गया है बीजेपी की ओर से। उनके प्रदेश अध्यक्ष को भी आप देख लें। लेकिन 4% से 35% आने बड़ा मुश्किल है। अभी 2014 में हमारे देश में एक प्रिंसिपल चल रहा है, किसी राष्ट्र में बीजेपी पहले गवर्नमेंट है, ऑपोजिशन लीडिंग पार्टी है, वहां सीट्स आते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, ऐसा उत्तर राष्ट्र और पश्चिम राष्ट्र। ये कर्नाटका में भी गवर्नमेंट है, 20 साल से चल रहा है। अभी ये नया राष्ट्र में गवर्नमेंट नहीं है, इसलिए आपका मिनिमम 30% आने चाहिए, वो समय लगाएगा। यस
बीजेपी इंक्रीज हो रही है। आप सही बात देखिए, आपकी बात कुछ ठीक है, वो समय लगाएगा। जी प्रोफेसर सर। ज्योत्सना जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं टीडीपी की ओर से। उसके बाद मैं आऊंगी शाहज़ा जी आपके पास, जल्दी जल्दी बाकी मेहमानों की भी एक एक टिप्पणी ले लेती हूँ। ज्योत्सना जी सीधे आपके पास आते हुए, देखिए आंध्र प्रदेश में मेरी भी मौजूदगी है, यहाँ पर टीडीपी के साथ बीजेपी जनसेना का गठबंधन है, हर जगह चुनावी मैदान में है और जगनमोहन रेड्डी को आप लोग हराने का यहाँ पर दम भरते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन दक्षिण भारत में क्या वास्तव में कोई कमाल हो पाएगा? इस गठबंधन के जरिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के बलबूते भी क्या स्थिति देख रही हैं आप आंध्र प्रदेश में? चित्रा जी, आपको और पैनलिस्ट को सबको और मेरा नमस्कार। अभी देखिए, आंध्र प्रदेश की जो स्थिति है बहुत क्लियर दिख रहा है। ये जो गठबंधन है हमारा, ये जो अलायंस है हमारा, यही इसी को ही ऑलमोस्ट 24 से 25 तक सीट आने की आशंका है। आप देख लीजिए ये बात, क्योंकि आज के तारीख में यहाँ पे जो जगनमोहन रेड्डी जी कर रहे हैं और जगनमोहन रेड्डी जी के जो करतूत है, इनके तरफ से लोगों में एक तरीके का एक भयंकर तरीके का उनके ऊपर एक नाराजगी है। जगनमोहन रेड्डी के ऊपर एक नाराजगी है, वाईएसआरसीपी के ऊपर एक नाराजगी है, और ऊपर से जो 5 साल में हम लोगों ने बिल्कुल नो डेवलपमेंट, आंध्र प्रदेश में कुछ भी तरीके का कोई डेवलपमेंट नहीं दिख रहा है। तो आज के तारीख में अगर आंध्र प्रदेश आगे बढ़ना है, आंध्र प्रदेश के लोगों को कुछ मिलना है, आंध्र प्रदेश के युवा को यहाँ के जॉब्स मिलना है, या आंध्र प्रदेश की महिलाओं की सुरक्षा को हम लोग इसमें लेके जाना है, इन सब के लिए ये गठबंधन का जीतना जरूरी है। और एनडीए अलायंस का फॉर्मेशन, गवर्नमेंट फॉर्मेशन इन आंध्र प्रदेश भी जरूरी है। और ये जो एमपी सीट है, जो 25 सीट है, 25 के 25, बिल्कुल ये लिख के रख लीजिएगा चित्रा जी, 25 के 25 एनडीए को ही आने वाले हैं, क्योंकि यहाँ का स्थिति ऐसा है। यहाँ के जो लोगों में, जो मैंने बोला एक नाराजगी है, एक तरीके का आप देखिए, युवा में एक नाराजगी है कि आज के तारीख में 5 साल में मुझे क्या मिला, एक कंपनी नहीं आई राष्ट्र में, एक जॉब नहीं मिला युवा को, और ऊपर से आज के तारीख में क्या मिल रहा, पूरा स्टेट में क्या मिल रहा है आपको? ड्रग्स मिल रहे और लिकर मिल रहा है। एक तरीके से अगर आप देखा गया तो खाली लिकर माफिया, ड्रग माफिया, लैंड माफिया, सैंड माफिया, यही सब चल रहा है। और सभी तरीके के, वेदर आप बीसीओ को लो या फिर एससी को लो, एसटी को लो, माइनॉरिटीज को लो, मुस्लिम्स को लो, सब एक के ऊपर एक तरीके का अटैक्स हो रहे हैं हर दिन आप देखिएगा। आज के तारीख में भी कहीं पे भी, जो परसों के तरीके में, एक पवित्र मास जो रमजान बोलते हैं, रमजान में एक मुस्लिम महिला के ऊपर के बुरखा उठा के ऐसा निकाल दिया एक वाईएसआरसीपी लीडर, और क्यों निकाला बोल के पूछने के ऊपर से उसके पूरे घर वालों को मार दिया चप्पल लेके। ये सब हो रहा है आंध्र प्रदेश में। आप देखा गया तो एक लॉलेसनेस है, कुछ भी ऑन पार और कुछ भी नहीं चल रहा। खाली क्या चल रहा है, जगनमोहन रेड्डी जी के जो बोलते हैं ना, ठीक है, मतलब आप ये कह रही हैं कि जगनमोहन रेड्डी को उखाड़ फेंकने में कामयाबी इस वक्त टीडीपी बीजेपी गठबंधन को आंध्र प्रदेश की 25 सीटों में होगी, और आप 24 से लेकर 25 सीटों तक का दावा कर दे रही है। लेकिन 2019 के आंकड़े तो 25 में से 22 जगनमोहन रेड्डी की पार्टी की ओर इशारा कर चुके थे। लेकिन आपके दावे में कितना दम दिखता है ये देखना रहेगा। सीधे तेलंगाना का रुख करते हुए मैं कृषांक माने जी आपके पास आते हुए, कृषांक जी, तेलंगाना के रिजल्ट को देखें, 2014 में बीजेपी 10% वोट, 1 सीट, 2019 में बीजेपी 4 सीट, 20% वोट, तो लगातार उसका वोट शेयर बढ़ता हुआ चला जा रहा है। भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप भी आपके नेता पर लगे हुए हैं। ऐसे में क्या स्थिति बन रही है, कितनी बड़ी चुनौती आप देख रहे हैं वहां पर? सचमुच में भाजपा बढ़ रही है, अगर सचमुच में 400 पार हो रही है, तो उनके यहाँ जो कार्यकर्ता है या उनके यहाँ जो युवा है, उनको उम्मीदवार बनाए। आप बोल रहे थे ना युवा चेहरा, कौन है तेलंगाना में युवा चेहरा भाजपा का? 17 उम्मीदवार है, एक तो पक्का सीट है एमआईएम का, और 16 सीट में 7 तो उम्मीदवार हमारे बीआरएस से लिए हुए हैं, 4 तो हमारे सांसद थे, 3 हमारे विधायक थे, 7 उम्मीदवार आप भाजपा के हमारे बीआरएस से लेते हो और कहते हो कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हो कि 400 आ रहे हो, युवा चेहरा है, और इन्हीं को आपने भ्रष्ट कहा, कॉन्ट्रैक्टर कहा, इनके ऊपर आरोप लगाया। 3 महीने पहले हमारे पास चुनाव थे ना, इनके ऊपर आरोप करके, अरे चित्रा जी सुबह पार्टी में ज्वाइन करते हैं और शाम में टिकट दे देते हैं। अरे वाह, बहुत स्ट्रांग है भाजपा। तो हम कह रहे हैं कि इनके पास उम्मीदवार ही नहीं है, जिनके पास खड़ने के लिए कैंडिडेट ही नहीं है, वो क्या जीतेंगे? बहुत सारे झूठ बोले थे, थोड़ा लोग उन्होंने बिलीव कर लिया था कि कुछ आ जाएंगे भाजपा,
देखा है ना, असेंबली में 8 सीट आए उनके। अरे उनके सिटिंग जो बंडी संजय जी थे ना, एमएलए चुनाव हार गए, अरविंद जी विधायक के चुनाव में हार गए, किशन रेड्डी जी तो खड़ने के लिए भी डर गए। अब इनको फिर से कैसे, 3 महीने पहले तुम विधायक के चुनाव में हार जाते हो, अब 3 महीने में क्या पलटी हो गई कि बंडी संजय जी बड़े नेता हो गए, अरविंद जी बड़े नेता हो गए, क्यों जीतेंगे? ऐसे ही सिर्फ मोदी जी के नाम पे ये लोग वोट पूछते हैं। इनके पास उम्मीदवार नहीं होते, इनके पास मुद्दे नहीं होते। इसीलिए आपने बोला ना हमारे ऊपर आरोप है। यस, अगर आरोप है तो ये नाम कोर्ट पर में मांगे तय जा रहे जाएंगे हैं ना, क्या ये आप लोगों के लिए चिंता का सबब है? क्योंकि वोट तो मोदी के नाम पर ही मांगे जा रहे हैं। आप किसी भी जगह चली जाइए, चाहे मैं तिरुपति की बात करूं जहां पर इस वक्त मैं बैठी हूं, मैं चेन्नई गई थी, चाहे वायनाड हम चले गए, मोदी जी के बड़े बड़े होर्डिंग्स पोस्टर लगे हुए थे, जबकि वहां पर प्रदेश अध्यक्ष केरल बीजेपी के चुनावी मैदान में है। दूसरे हिस्सों में कन्याकुमारी चली जाइए, हर जगह 3 राज्यों से मैं भी होते हुए आ रही हूं, हर जगह तो मोदी के नाम पर ही बीजेपी वोट मांग रही है। क्या ये आपके लिए बड़ी चुनौती है कृष्णांक जी? चित्रा जी, अभी तो चुनौती नहीं है, क्योंकि आप उल्लू 1 बार बना सकते हो, 2 बार बना सकते हो, 3 बार बना सकते हो, 10 साल कैसे बना सकते हो? ये दूसरा टर्म है मोदी जी का। उन्हीं के नाम पे अगर पूछेंगे तो तेलंगाना लोग बोलेंगे ना, आपने क्या किया है तेलंगाना के लिए, ये भी पूछेंगे मोदी जी को। तो वो सवाल तो आपसे भी पूछा जा सकता है ना, पर ये सवाल तो आपसे भी पूछा जा सकता है कि 10 साल तक आप भी कैसे बेवकूफ बना सकते हैं? आप बिल्कुल पूछेंगे। हम तो अभी प्राइम ऑपोजिशन में ये भी लड़ेंगे। आप ऑपोजिशन आओगे या उससे भी नीचे आओगे वो भी देख लेंगे। चलिए बिल्कुल, मैं एक एक करके सबका जवाब देना चाहूंगी। हमारे जो बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं मौजूद हैं, हिसाब देने की बजाय सिर्फ मोदी के चेहरे पर वोट मांग रही है बीजेपी। वो कह रहे हैं इस बार कामयाबी नहीं मिलेगी। जल्दी से आपकी टिप्पणी हो जाए, उसके बाद मैं नहीं, 10 सालों का हिसाब किताब है चित्रा जी, 10 सालों का हिसाब किताब है, और एक मिशन 400 नहीं है, उसके साथ एक विजन भी है, और वो विजन भी प्रस्तुत हो गई है, और इनका जो काम है वो सबको दिख भी रहा है। भाई साहब से मैं कहना चाहूंगी, इनको तो बड़ी तकलीफ हो रही है। आपने संजय बांदी का नाम लिया, वो एमपी भी तो जीते थे, आप विधायक होने की बात कर रहे हैं, तो वो आप बता नहीं रहे हैं बात। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी, हमारे एक बहुत अच्छे सम्मानित जर्नलिस्ट बैठे हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगी कि आप 35% की बात कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि 35% जो है कम से कम जरूरी है, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे अगर त्रिकोणीय मामला है या चौतरफा मामला है, तो वो 35% का जो आप बता रहे हैं कि वो मिनिमम चाहिए एमपी बनने के लिए, वो बदल जाता है, वो सब्जेक्टिव है। तो उसी तरह से आप देख रहे हैं तमिलनाडु में जो हो रहा है कि एआईडीएमके डीएमके एक दूसरे से भी लड़ रहे हैं, और एआईडीएमके का नेतृत्व कैसा है हम भी समझ रहे हैं इस बात को। अब बाकायदा वहां पे लड़ाई इस बात की है कि भाजपा को किसी तरह से हटाओ। तो जब ऐसी स्थिति बन रही है और एक नया विकल्प के तौर पर एक युवा नेता आ रहा है, तो वहां पे ये है। कर्नाटक में इतनी उदासीनता है और दुख है लोगों को कि कर्नाटक में विधानसभा के बाद जो हुआ है उनके साथ, जो हशर हुआ है, एक एक करके मैं आपको बताना चाहूंगी। इतने इश्यूज है वहां पे, और मैं आपको पूरी गंभीरता के साथ कह रही हूं और अपना नाम दांव पे डाल रही हूं कि आप देखिएगा कर्नाटक के नतीजे। तेलंगाना में बड़ी बड़ी बातें भाई साहब कह रहे हैं, लेकिन आप भी जानते हैं कितने घोटाले, गड़बड़ घोटाले हुए हैं, और किस तरह से के कविता जी अभी भी न्यायिक हिरासत में हैं। ठीक है, मतलब आप ये भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा बनेगा तेलंगाना में खास तौर से, लेकिन लेकर चलते हैं जरा कर्नाटका। मैं एक बार कर्नाटक चलती हूँ। मनीष कुमार जी हमारे साथ जेडीएस से जुड़े हुए हैं। मनीष जी, सुपड़ा साफ कर दिया कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा के चुनाव में, ऐसे वो कौन सा मुद्दा लेकर आएंगे आप लोग जिसके बलबूते लग रहा है ऐसा कि बीजेपी, टीडीएस, ये तमाम पार्टियां कर्नाटका में कमाल कर जाएंगी? देखिए चित्रा जी, सबसे पहले तो जब लास्ट में जो विधानसभा अभी चुनाव हुए हैं उसमें इनके 42% वोट शेयर था, और जेडीएस के पास 13% था, और 36% बीजेपी के पास था। अब दोनों का अलायंस है, और दोनों को मिला दीजिए 49% होते हैं। आप 2019 का भी रिजल्ट आपके सामने है, और 2024 का भी आपको पता लग जाएगा। तो बिल्कुल कर्नाटक में उस समय भी इनके पास सरकार थी, लेकिन बाद में जब चुनाव हुआ, पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, तो उसमें रिजल्ट सबको मालूम है क्या हुआ। और इस वक्त जो मैं आपको बता रहा हूं कि विपक्ष मुद्दा विहीन है, उनके पास कोई एजेंडा नहीं है। अब इस एजेंडा कौन सेट कर रहा है देश में इस वक्त? इधर चुनाव तो बैटल परसेप्शन है, परसेप्शन कौन क्रिएट कर रहा है, तो वो आपको देखना पड़ेगा। एजेंडा तो यूं सेट कर रहे हैं, और ये जिस तरीके से कर रहे हैं कि एक सुरक्षा चक्र समझ लीजिए, एक भी
कड़ी ना छूटे। तो वो नॉर्थ इंडिया में जो हिंदी हार्टलैंड है वहां तो उनका वर्चस्व है ही, उसके बाद वो साउथ में पहुंच गए हैं और साउथ में इस वक्त चर्चा का विषय है। अब पता कर लीजिए, तमिलनाडु में, केरल में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में तो खैर है ही, आप पता कर लीजिए वहां पर घर घर में इस वक्त यही चर्चा हो रही है। तो उन्होंने एक नैरेटिव सेट कर दिया है, उस नैरेटिव पे भाजपा आगे चल रही है। और कर्नाटक में जहां तक मैं बात करूं तो जेडीएस और ये दोनों मिल करके सारी सीटें जीत लेंगे। इनका आपस का झगड़ा नहीं सलट रहा भाई। डीके शिव कुमार डिप्टी सीएम है, आए दिन रात को ख्वाब देखते हैं, वो दिन में भी देखते हैं कि उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहिए, तो वो तो उनका आपस में ही नहीं हो रहा। तो जहां तक बात है बीजेपी का और जेडीएस का, ये दोनों मिलकर 28 सीटें जीतेंगी। लास्ट टाइम इन्होंने रूरल बैंगलोर इन्होंने जीता था, इस बार डॉक्टर मंजुनाथ वहां खड़े हैं, वो हार्ट के बहुत बड़े डॉक्टर हैं, वो इनका इलाज कर देंगे इस बार। तो ग्राउंड जो रियलिटी है पूरे देश की बात करें हम, सिर्फ कर्नाटक और साउथ की बात नहीं करें हम, नॉर्थ में तो उनके पास है ही। अब कौन किसका इलाज करेगा इसके लिए तो देखना होगा। 19 तारीख को पहले चरण के वोट पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन जो बातें आपने कही हैं, मैं उसको आगे बढ़ाते हुए पुल्लाराव जी आपकी बातों पर कुछ जोड़ना चाह रहे थे, सीधे उनका रुख कर लेती हूँ। पुल्लाराव जी, मैं चाहूंगी कि इस पर आप अपनी टिप्पणी कर दें, आप हाथ उठा रहे थे बहुत देर से। जैसे सही था, मैं शाहजहां जी का बात सुना, 35% एक रूल नहीं है। मैं भी बोल रहा हूँ 2-3 सीट में तमिलनाडु के बीजेपी। मैं फौरन लौट रही हूँ। बड़ी खबर अपने दर्शकों को एक बार फिर से देते हैं। शराब घोटाला, आपको बताते चले, एक तरफ शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल जेल के भीतर हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लगातार उनकी पार्टी के लोग उनकी मुश्किलें बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार के मंत्री राजकुमार आनंद ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने सदस्यता भी, प्राथमिक सदस्यता जो होती है वो भी छोड़ दी है। राजकुमार आनंद दिल्ली सरकार में अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग में मंत्री थे। उन्होंने कहा है कि पार्टी की भ्रष्टाचार को लेकर जो नीति है उससे वो सहमत नहीं थे, इसीलिए इस्तीफा दे रहे हैं। भ्रष्टाचार को लेकर आम आदमी पार्टी की जो नीति थी उससे वो सहमत नहीं, इसीलिए इस्तीफा दे रहे हैं। राजकुमार आनंद ने पार्टी में दलितों का सम्मान नहीं होने पर भी आरोप लगा दिया है आम आदमी पार्टी के ऊपर। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। दिल्ली सरकार के मंत्री राजकुमार आनंद ने इस्तीफा दे दिया है। हालांकि कुछ समय पहले ईडी ने छापेमारी भी की थी। अब सवाल पूछे जा रहे हैं कि चुनावों के ठीक पहले अगर किसी मंत्री का इस्तीफा होता है किसी पार्टी से, न सिर्फ उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया बल्कि आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता भी छोड़ दी है, इसके जरिए आप समझ सकते हैं कि स्थिति क्या बनी हुई है। अब सवाल यह है आपके लिए, भ्रष्टाचार पर आपके रुख पर उनकी ओर से सवाल उठाए गए थे, आपके लिए क्या मुश्किलें यहां पर बढ़ गई हैं? आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने इस पूरे मामले में क्या प्रतिक्रिया दी है, सुनते हैं। यही है राजकुमार आनंद, जिनके यहां 23 घंटे तक ईडी का छापा पड़ा था। 23 घंटे तक ईडी का छापा पड़ा था। पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी ऊपर से लेकर नीचे तक चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी राजकुमार आनंद भ्रष्ट है, राजकुमार आनंद भ्रष्ट है। पूरी की पूरी बीजेपी कह रही थी। सारा केंद्रीय नेतृत्व, इनके बड़े बड़े नेता, नड्डा जी हो, अनुराग ठाकुर हो, पीयूष गोयल हो, सब ने बयान दिया राजकुमार आनंद भ्रष्ट है। बस देखना आपको यह है बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा आज से लेकर कल तक, या हो सकता है जल्दी ही आपको दिखाई पड़ जाए। हम उनको धोखेबाज कहेंगे, हम उनको बेईमान कहेंगे, हम उनको ऐसा कुछ नहीं कहेंगे। मैं मानता हूं एक परिवार चलाने वाला आदमी, बच्चे हैं, परिवार है, इज्जत है, रिश्तेदार हैं, ऐसे में ईडी पकड़ के ले जाएगी, तिहाड़ में सालों सड़ाया जाएगा, ये सुन के वो डर गए। हर आदमी संजय सिंह नहीं है। कई बार पार्टी कुलीग्स से ये बात कह रहे थे कि जैसे ही थोड़ा एक्टिव होता हूं फोन आ जाता है। आम आदमी पार्टी की दिल्ली और पंजाब में सरकार है, दोनों ही जगहों से उसके लिए अच्छी खबर नहीं सामने आ रही है। सांसद आम आदमी पार्टी के कुछ दिनों पहले उन्होंने पंजाब में इस्तीफा दिया था और अब एक मंत्री का इस्तीफा, भ्रष्टाचार के मामले को लेकर पार्टी की नीतियों से वो संतुष्ट नहीं थे, ये आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता उन्होंने छोड़ दी है। अब इस पूरे मामले में दिल्ली की जनता का क्या रिएक्शन रहता है चुनावों में, इस पर लगातार रहेगी आज तक की नजर। इसी के साथ दंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।